कुलधरा चलेंगे हम लोग और जाके वो गाना जो है ना दोबारा से रिकॉर्ड करके लाएंगे। लेकिन वो गार्ड साहब जो थे ना, उनके आजू बाजू में ना हमें ठंड थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हो रही थी। अगर उनसे दूर हैं तो हमें उतनी ठंड नहीं लग रही वहाँ पे। आप गाने को सुन रहे, कितना आप रिपीट में सुन लोगे? आप 4 बार सुन लोगे, 5 बार सुन लोगे, 10 बार सुन लोगे। पापा ने क्या करा कि उस गाने को वो रिपीट में सुनते जा रहे थे। ऐसे बोले थे वो, मुझे ऐसा लगता है ना कोई मेरे पीछा कर रहा है, कोई मुझे जो है ना देखता रहता है। अब इसके बाद क्या होता है ना कि भैया जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना घर पे चक्कर लगाने लगते थे वो, विदाउट एनी रीज़न। दोनों दोस्त जो थे वो उतर गए वहाँ पे, चारों बंदे उतर गए, इवन ड्राइवर भी उतर गया। भैया वैसे बैठे हुए बिल्कुल ऐसे करके, अरे पारस चलना, क्या हो गया? बाकी मैं नहीं जाऊँगा। क्या बात कर रहे हैं, मंदिर है यार, आज एक बारी माथा टेक के आ जाते हैं। कहा ना मैं नहीं जाऊँगा। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट RN चौधरी स्वागत करता हूँ आपका द चेजिंग शैडो शो में। हमने हर बार आपका धन्यवाद कहा है, इस बार भी करेंगे। क्यों? जितनी बार हम वीडियो लेके आते हैं आप लोगों का प्यार और बढ़ चुका होता है, तो उसके लिए मेरा और मेरी टीम का सच में दिल से धन्यवाद। हम यहाँ पे जो नंबर शो करते हैं, जो आपको अभी स्क्रीन पे मेंशन हो रहा होगा, वो हम इसलिए ही करते हैं कि आपकी कोई कहानी है जो किसी राज में दफन हो रखी है, आपने कभी किसी को नहीं बताई और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी इस सेगमेंट में मैं सारी दुनिया के सामने लाऊं, ताकि आपकी कहानी को भी एक रूप मिल सके, तो आप बिल्कुल वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और हो सकता है अगली कहानी फिर आपकी हो जो मैं दुनिया के सामने लाया हूँ। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप पॉडकास्ट सेंटर में आएँ और अगला पॉडकास्ट आपका हो, आप अपना अनुभव सारी दुनिया के सामने रखें और दुनिया को बता सकें कि क्या जीवन में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर कर बैठे हो तो उससे कैसे निजात पानी है, तो आप उधर मैसेज करें। हो सकता है कि अगले शख्स आप ही हों जिस पॉडकास्ट सेंटर बैठे हो, क्योंकि मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी और आपसे बात करेगी और अलाइन करेगी हमारा शूट। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे सामने जो एक ख़ास शख्स बैठे हैं, वो ख़ास इसलिए कह रहा हूँ सबसे पहले तो क्योंकि वो चेजिंग शैडोज़ फैमिली के मेंबर हैं, यानी हमारे सब्सक्राइबर हैं। और ख़ास इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि वो हॉरर कंटेंट क्रिएशन में ही हैं। हमारे सामने एक ऐसे शख्स है जिनके इंस्टाग्राम पे जाओ या यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पर खुद हॉरर स्टोरी नरेट करते हुए नजर आएंगे। बट साथ ही साथ हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हमारे चैनल को देखते हैं। इन्होंने हमें मैसेज करा, हमारी टीम ने इनको रीच आउट करा। इनके पास सुनाने के लिए ऐसे ऐसे इंसिडेंट थे कि हमारी टीम ने खुद चाह कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आएँ। तो उसी के चलते आज हमारे सामने है कौशिक जी। तो कैसे हैं भाई आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैं हर एक से पूछता हूँ आपको, आप चेजिंग शेडोज़ देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है? बहुत पसंद आ रहा है। और व्यूवर्स को बता, तो आपने सच में खुद ही मैसेज करा था और जैसे टीम ने आपको रीच आउट करा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने यहाँ पे रीच आउट मैंने किया था और आपकी टीम जो है उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया था। उन्होंने बहुत ही अच्छे से उन्होंने फैसिलिटेट भी मुझे किया था। और बस आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के बीच में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये भी सुन के अच्छा लगा, मेरी टीम ने आपको अच्छे से आपसे कांटेक्ट करा है, अच्छे से बात करी है। और यही मैंने इसलिए बोला ताकि आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल फील करें। आपको भी अगर कोई संकोच हो रहा, आप मैसेज करें, आपको हम अच्छे से ही बात करेंगे। और हो सकता है अगले शख्स आप हो जो यहाँ पे बैठे हो, तो प्लीज़ बी कंफर्टेबल। अच्छा कौशिक जी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, हमारी ऑफ कैमरा बात हुई है कि आप हॉरर स्टोरीज नरेट करते हैं, तो आप हॉरर स्टोरीज़ की तरफ क्यों आए? आपकी जागरूकता इसमें क्यों आई? अ, इसके पीछे दो मेन कारण हैं। पहली वजह तो ये है कि मुझे हॉरर बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आपको पसंद है, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत पसंद होगा, तभी वो ये वीडियो देख भी रहे हैं। दूसरा रीज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है, ओके। क्योंकि आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ पर्सनली घटी है। जैसे हम बचपन में, जैसे कि हमें कभी भूतों के बारे में हमें सिर्फ किस्से कहानी सुनाई जाती थी और हम बड़ा सोचते थे कि काश हमें कभी भूत दिख जाए, या कई होते थे बोलते थे कि भाई हमें भूत ना दिखे तो ज़्यादा अच्छा है, गनीमत रहे हमारी तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब एक्सपेक्ट नहीं करते ना, उस वक्त जो होता है, वो जो मोमेंट जो होता है, वो जो पल होता है ना, आपको उस टाइम में आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसको आप मरते दम तक नहीं भूल सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा ही एक वाकया जो है वो मेरे साथ हो रखा है और वो मैं यहाँ पे सुनाना चाहूँगा। चलिए, और ये मेरे को लगता है शायद ये वही वाक्य है जिस वजह से आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट हो गया इस चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलिए फिर कोशिश देर ना करते हुए सीधा आता है इंसिडेंट पे। ठीक है, तो पहले जो इंसिडेंट है ये मैं बताने जा रहा हूँ। ये इंसिडेंट हुआ था हमारा 2007 में। 2007 का ये वक्त ऐसा था जब उस टाइम पे आपको हॉरर के मामले में आपको ये पॉडकास्ट वगैरह मिलते नहीं थे, क्योंकि यूट्यूब के बारे में इतना कोई ज़्यादा जानता नहीं था। और आपको हॉरर के लिए आपको उस टाइम पे, मुझे याद हो, शायद आपको भी याद होगा, दो शोज़ आया करते थे। एक आहट आता था और एक
इश्क कोई है आता कोई है आता था, फियर फाइल्स भी आगे फियर फाइल्स भी आता था, लेकिन ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर थे, एटलीस्ट मेरी नज़र में तो ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर थे। तो हम ये सारी चीज़ देख देख के बड़े हुए थे। अब 2007 का दिसंबर का वक्त था, और उस टाइम पे क्या था कि मैं और मेरा छोटा भाई जो है, मैं अपने घर के फैमिली मेम्बर्स के बारे में बता देता हूँ। एक तो मैं हूँ, मैं घर में बड़ा हूँ, एक मेरा छोटा भाई है, और मेरे मम्मी पापा हैं, हम 4 लोग हैं। तो मैं और मेरा भाई सेम स्कूल में पढ़ते थे, और स्कूल का नाम तो मैं नहीं ले सकता मैं, लेकिन हम जिस स्कूल में पढ़ते थे तो वो क्या था कि क्रिश्चियन स्कूल था वो हमारा। तो क्रिसमस के वक्त जो है हमारी छुट्टी पड़ गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो कहाँ जाए। तो हमने पिन पॉइंट किया, हम जैसलमेर जाते हैं। तो बहुत अच्छी जगह थी, वक्त भी बहुत अच्छा होता है, अब सर्दी में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती नहीं गर्मी वर्मी की। तो पापा ने कहा कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम जैसलमेर जाते हैं। अच्छा, पापा का मैं आपको बता देता हूँ, पापा जो है वो एक सरकारी इदारे में, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे पहले। अब रिटायर्ड है, लेकिन उस ज़माने में काम करते थे। मैं उस डिपार्टमेंट का नाम मैं नहीं ले सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन वो उसमें पहले अच्छी पोस्ट में जॉब करते थे। तो कहीं पे भी अगर हमारा जाना होता था तो वहाँ पे पहले से ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दिया जाता था, और वो हमारा सारा अरेंजमेंट कर देते थे। और एक आधे जो ऑफिसर्स होते थे वो हमारे साथ असाइन कर दिया करते थे कि जो जाके हमें वहाँ पे विज़िट कराते रहेंगे। तो पापा ने क्या करा, पापा ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इस बारी जो है हम अपना कैमरा एक लेके रखेंगे। तो उन्होंने एक कैमरा, मैं कंपनी का नाम मैं ले सकता हूँ कंपनी? हाँ, तो उन्होंने निकॉन का एक कैमरा उन्होंने लिया था, डिजिटल कैमरा उस टाइम पे आता था, तो उन्होंने लिया हुआ था। अच्छा, हमारी जो ट्रेन थी वो क्रिसमस के दिन की थी, 25 दिसंबर की ट्रेन हमारी थी। हम उसके फिर जैसलमेर वहाँ पहुँच के जो है हमें एक अच्छे सर्किट हाउस में हमें रुकवाया गया था। बहुत अच्छी खातिरदारी भी होती है, मैं आई मस्ट से कि जैसलमेर के लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। और हम वहाँ पे पहुँचे तो सेम हमारे साथ भी वही हुआ। उसके बाद फिर हम लोग लोकल साइट सीइंग हम लोगों ने करी, वहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन जो होती है वो हम लोगों ने वहाँ पे की। और सेकेंड डे जो है हम लोग गए थे तनोट माता का जो मंदिर है, आपने बॉर्डर में देखा होगा, तनोट माता का मंदिर नहीं था ना, तो वहाँ पे हम गए थे। और उसके आगे हम लोंगे वाला का जो बॉर्डर था, जहाँ पे एक्चुअल जो बॉर्डर का जो हुआ था, मतलब कि वो फिल्म वाले नहीं, बट जो कहानी जिस पे आधारित थी, हम उस जगह पे गए भी थे। और जब हम वापस आए तो वापस आके एक पार्क आता है, फॉसिल पार्क एक आता है, तो हम वहाँ पे गए थे। अच्छा, तो वहाँ पे क्या था कि हमारे साथ 2 ऑफिसर जो हमें असाइन करके दिए गए थे, वो ऑफिसर राजस्थान के थे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन राजस्थान, लेकिन जैसलमेर उनकी पोस्टिंग हो गई थी, तो यानी कि वो जैसलमेर के लिए वो एक आउटसाइडर के ही रूप में वो थे। तो उन्होंने कहा था कि सर यहाँ जैसलमेर में ही, यहाँ पे क्या है कि एक जगह है कुलधारा करके एक जगह है यहाँ पे, तो यहाँ के जो लोकल जो है आबादी है इनके बारे में थोड़ा बोलती है कि मतलब कि एक ऐसी ऐसी जगह है यहाँ पे, बड़ी रहस्यमयी जगह है ये, बड़ी रहस्यमयी जगह है ये, तो वहाँ पे एक बारी विजिट कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑफिसर भी वहाँ पे गए नहीं थे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम सबके सब जो थे, हम सभी के लिए जो था वहाँ पे एक न्यू एक्सपीरियंस था। इवन ड्राइवर तक भी नहीं गए थे वहाँ पे, आप ये भी देखिए। तो हुआ ये कि पापा ने कहा कि ठीक है चलते हैं, एक बारी बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चे अगर कहते हैं तो हम चले जाएंगे वहाँ पे। तो वो अंकल आए हमारे पास, बोले कि बेटा, मुझसे कहे कि बेटा कि आपने कच्चे धागे देखी है अजय देवगन की? मैंने कहा कि हाँ जी अंकल मैंने देखी है। तो कहा कि आपने लास्ट का सीन देखा था जब अजय देवगन और सैफ अली खान जब उस एरिया में पहुँचते हैं, तो वो जो मेन जो विलन होता है वहाँ पे हथियारों का जो एक्सचेंज होता है, तो हम उस जगह पे जाने वाले हैं। वो एक जो है ना शूटिंग लोकेशन है, उसका नाम है कुलधरा। तो हमने कहा ठीक है अंकल बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि ये तो पहली बार था, वो मूवी 99 में आई थी और ये 2007 का वक्त है, तो 8 साल में हम पहली बार किसी एक लाइव ऐसे हम एक जगह पे जाने वाले थे। तो हम बहुत एक्साइट हुए, मेरा भाई भी मुझे देख के बड़ा एक्साइट हो गया कि ओए हम जाने वाले वहाँ पे शूटिंग लोकेशन में। तो हम वहाँ के लिए निकल गए। अब आगे आगे उनकी बोलेरो कार थी, उसमें वो ऑफिसर बैठे हुए थे, और पीछे पीछे हम एम्बेसडर कार में हम बैठे हुए थे। तो वहाँ पहुँच के वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें सनसेट हो गया था, यानी कि मान लीजिए सूरज डूब चुका था, लेकिन तब भी कुछ कुछ उजाला था वहाँ पे। अब वहाँ पहुँचे तो हम देख रहे हैं कि दूर दूर तक कोई बंदा नहीं, बंदा ना बंदे की जात। एक वहाँ पे दिखा हमें, एक बूढ़ा सा आदमी वहाँ पे था, वो हमें वहाँ पे दिख गया। तो हमने उनसे कहा कि हम यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे हमें घुमा दीजिए, मतलब कि हम जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब जी आप तो लेट हो गए हैं, सनसेट से पहले पहले का आपको आना होता है, सनसेट के बाद जो है यहाँ पे एंट्री नहीं होती है। तो मैं उन साहब का मैं थोड़ा सा खुलिया आपको बता देता हूँ। दिखने में तो बहुत बूढ़े थे,
मतलब, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े नज़र आ रहे थे, बहुत एजेड लग रहे थे वो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो 80 साल के होंगे तो वो 100 इवन 120 भी अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा होंगे, मतलब मुझे ऐसा बोलना चाहिए। और उनके कपड़े जो थे वो उससे भी पुराने, मतलब कपड़े देख के लग नहीं रहा था कि ये 2007 का फैशन होगा। अच्छा। और ये ना ही 1987 का होगा, ना 77 का, ना 67 का, ये बल्कि कपड़े भी बहुत पुराने लग रहे थे। है। कम से कम 200 साल पुराना तो कपड़ा होगा ही होगा, वो देखने में लग रहा था, इतना पुराना फैशन लग रहा था। अब खैर हमने उतना माइंड किया नहीं, हमें लगा कि भाई क्या पता है शायद कि लोग गरीब पहनते होंगे, हो, पता नहीं हाँ। जो भी होगा ऐसे, तो अपना काम ही कर रहे हैं, तो ठीक है, हमने ज़्यादा ऐसे जज किया नहीं। हम लोग फिर अपना, हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की, जो ऑफिसर थे उन्होंने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की कि चाचा ये दिल्ली से आए हैं और ये कल निकल जाएंगे, ऐसे से बोल दिया कि कल निकल जाएंगे, तो थोड़ा इनको आप घुमा दीजिए, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, 20-25 मिनट, आधा घंटा एट मैक्स, इतना लेकर के हम चले जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो मैं आपको घुमा लाता हूँ वहाँ पे। और बहुत धीरे धीरे, और जैसे एक बुजुर्ग आदमी जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से बात करे थे। तो गए, उन्होंने ताला खोला, हम अंदर दाखिल हुए। अंदर जाके जो है हमें वो सब जगह जो है उन्होंने वहाँ पे विज़िट कराई, जो भी जगह थी वहाँ पे, जो भी घर थे, जो भी सारी चीज़ें थी। अब मैं आपको ना थोड़ा सा उसका वाइब मैं आपको बताता हूँ, वो सेटअप उसका कैसा था। घर जो था बिल्कुल ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एकदम ही इससे ज़्यादा बदनसीब, मनहूस जो हो सकता है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा था, जैसे कि बहुत बड़ी कोई आपदा आई होगी इसके ऊपर और तब जाके उसको खाली किया गया होगा ऐसे। और यही काफ़ी नहीं था, इसके साथ साथ क्या था कि वो जो, मैं उनको गार्ड साहब बोल देता हूँ मैं, ठीक है, तो गार्ड साहब जो थे ना, वो हमें वहाँ पे सारी कहानी बताने लगे। और कहानी बताने का जो स्टाइल था ना उनका, बहुत पर्सनलाइज था, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके साथ आप बीती हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपका कोई मिस हैपनिंग अगर आपके साथ हो गई है, अगर आपके साथ हुई है और आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि कौशिक भाई ऐसे ऐसे सब हो गया है, तो आप बहुत फील लेके बताएंगे ना, सही बात है। आपके अंदर वो एग्रेशन, वो दर्द, वो आपके चेहरे पे झलकेगा। सही बात है। और अगर आपके किसी दोस्त के साथ हुई है और वो बात आपको मालूम और आप मुझे बताने जा रहे हैं, तो शायद वो इमोशन उतनी उस तरीके से ना आ ऐसा पाए, कन्वे नहीं होगा वो। वैसे कन्वे नहीं होगा एग्जैक्टली। लेकिन वैसे वो कन्वे कर रहे थे, जैसे कि ये वहाँ से जो है ना इनको जाना पड़ गया था, ऐसे ऐसे था। अच्छा, पीछे मैंने आपको एक कैमरे की बात मैंने आपको बताई थी ना, हाँ। वो कैमरा जो था ना, वो मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाला है। मैं क्यों डाला है मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि कैमरे का भी बहुत बड़ा रोल था, लेकिन उसका रोल आखिरी में आएगा। ओके। अच्छा, तो वहाँ पे उन्होंने हमें जगह वगैरह दिखाई, वहाँ पे हम वहाँ पे घूमे और बड़ी मतलब वैसी वाइब आ रही थी कि जैसे कि बहुत मतलब नेगेटिविटी वहाँ पे थी, चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, जबकि हमें उस गांव के बारे में मालूमात कुछ भी नहीं थी। हमें बस इतना बताया गया था कि ये गांव जो था, ये लोकल लोग कहते कि वो थोड़ा सा मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है, ऐसे ऐसे हमें बोला हुआ था। बस इतने वर्ड में सम अप कर दिया था कि डेट इज़ कुलधरा फॉर यू। तो हमने कहा ठीक है भाई, ऐसे होगा कुलधरा। लेकिन वहाँ पे जाके ऐसी वाइब हमें आ रही थी जैसे कि यार पता नहीं, मतलब जैसे कि बंदा डिप्रेस हो जाए वहाँ पे, अगर अंदर गया तो डिप्रेस होकर बाहर निकलेगा, ऐसा वहाँ पे हो रहा था हमें। अच्छा, एक तो क्या था ना कि वो दिसंबर का महीना में आपको मैंने बताया, और रेगिस्तान इलाकों में क्या होता है ना कि जैसे दिन में तो काफ़ी गर्मी रहती है, लेकिन जैसे ही शाम हो जाती है ना तो आपको ठंड ज़्यादा लगने लगती है वहाँ पे। एक तो ये चीज़ तो थी, लेकिन वो गार्ड साहब जो थे ना, उनके आजू बाजू में ना हमें ठंड थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हो रही थी, जबकि मैंने अंदर क्या कहते हैं, स्वेटर मैंने पहना होता, जैकेट भी था, सारी चीज़ें थी उसमें, लेकिन तब भी जो है इतना ठंड हमें लगना नहीं चाहिए जितना ठंड उनके साथ में मुझे लग रहा था, मम्मी को लग रहा था, पापा को लग रहा था। मेरा भाई तो चलो बहुत छोटा था, 5 साल के था, तो मैं उसका तो नहीं कह सकता, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी उधर। हमने ये चीज़ गौर की थी। अच्छा, अगर उनसे दूर हैं तो हमें इतनी ठंड नहीं लग रही वहाँ पे, जैसे होता है ना कि एक सडन जो ड्रॉप होता है टेम्परेचर का, बिल्कुल वो हमें वहाँ पे महसूस हो रहा था। अच्छा, तो इस बीच में क्या था कि भाई ऐसी जगह आए हैं और फोटो ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो हर टूरिस्ट का एक, मेरे ख्याल से उसका एक कर्तव्य होता है फ़ोटो लेना। तो हमने वहाँ पे फ़ोटो ली। अब जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए अगर हम फ़ोटो ले रहे हैं, कोई बंदा रैंडमली बीच में आ जाता है, हमने बोला नहीं उनको कि आप फ़ोटो में आ जाइए, पोज दे दीजिए, बस वो आ गए बीच में। जैसे यहाँ पे मेरे मम्मी पापा सामने खड़े हैं तो पीछे वो खड़े हैं, ऐसे ऐसे करके है। तो वो हमने वहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी ली वहाँ पे, उसमें गार्ड साहब भी फ़ोटो में आ गए थे। अच्छा, वो ऑफिसर भी बीच में फ़ोटो में आ गए थे, उनको भी लेकर के हमने फ़ोटो खींच ली थी कि याद के तौर पे हमने खींच ली फ़ोटो। उसके बाद फिर हम वहाँ से घूम घाम के, हम लोग ने जैसे बोला था आधा घंटा, तो लगभग 40 मिनट के भीतर भीतर हम वहाँ से बाहर आ गए। बाहर आ गए तो जो 2 ऑफिसर हमारे साथ थे ना, तो ये पहले जो ऑफिसर थे, मैं ऑफिसर ए बोल देता हूँ मैं, जो ऑफिसर ए जो थे ना, और उनकी नज़र पड़ गई थी, उनके पास एक बांसुरी रखी थी, 2 बांसुरी वहाँ पे रखी हुई थी।
तो पूछा कि चाचा ये बांसुरी बजाते हो क्या आप? कहा कि हाँ जी। आपकी है क्या? कहा कि हाँ जी। तो एक बारी थोड़ा इनको बजा के दिखाओगे? तो उस टाइम पे पापा के पास ना एक नोकिया का फ़ोन था, उस टाइम पे नोकिया के फ़ोन बहुत चलते थे। तो नोकिया का फ़ोन था, तो पापा ने फटाफट क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो कुछ एक नायाब चीज़ हमें सुनने को मिल रही है। तो उन्होंने रिकॉर्डर ऑन किया और वो जो थे वो अपना म्यूज़िक वहाँ पे देने में लगे हुए थे। बहुत मतलब ऐसा म्यूज़िक था, मैं आपको म्यूज़िक अगर मैं आपको बताऊँ, म्यूज़िक ऐसे था कि मेस्मराइजिंग। मेस्मराइजिंग तो था ही, लेकिन मेस्मराइजिंग ना थोड़ा सा एक वीक वर्ड हो जाता है, बल्कि वो एक ऐसा था ना, बहुत ही रूहानियत वाला एक वो था और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग था वो। ओके। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुलधरा में जो भी चीज़ें पहले हो रखी थी वो सारी चीज़ें जो है उस म्यूज़िक में सम अप करके दी जा रही है। अब जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूँ कुलधरा में ऐसा हिस्ट्री क्या हुआ था। वहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे और इनका जो था, इनका काफ़ी अच्छा इनका सब कुछ चल रहा था, घर बार इनका काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था। एक्चुअली क्या होता था कि ईरान से जो ना, उस ज़माने में बॉर्डर वगैरह तो होते नहीं थे, ये मैं बात लगभग 200-300 साल पहले की बता रहा हूँ। उस ज़माने में बॉर्डर का तो कोई नामो निशान होता नहीं था। तो ईरान से या अरब से जो भी सामान आते थे, समझ लीजिए इम्पोर्ट जो होते थे, ऊँटों पे लाद लाद के जो आते थे, वो आपका कराची मुल्तान होते हुए वो जैसलमेर उतरते थे। जैसलमेर में भी जो आपका कुल्धरा जो है ना, वो मेन पॉइंट होता था, ट्रांजिट पॉइंट जिसे कहते हैं, वो होता था। और वहाँ से रेस्ट ऑफ इंडिया में आपको सामान जाता था, डिस्ट्रीब्यूट होता था। और सेम एक्सपोर्ट में भी होता था कि जो भी सामान रेस्ट ऑफ इंडिया से जो आएगा वो कुल्धरा जैसलमेर होते हुए बाकी सब जगहों पे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में जाएगा। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस था, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो इससे कहते हैं कि कुल्धरा के गांव वालों को बहुत फायदा होता था। मतलब सोने से नहाना जिसे कहते हैं ना, वो लिटरली वो काम कर सकते थे। अब वो जो गांव था ना, वो एक राजा के अंडर में आता था, राजा कम जमींदार उसको बोल सकते हैं, उसके अंडर में आता था, जिसका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह भी बोलते हैं, कई लोग उसको सालिम सिंह भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं उसको सालिम सिंह बोल देता हूँ। तो सालिम सिंह जो था ना, वो था तो राजा, लेकिन करेक्टर का वो बहुत ही कह सकते हैं ढीला आदमी था वो। उसकी एक दिन नज़र पड़ गई थी, पालीवाल ब्राह्मणों की एक लड़की थी, उसकी नज़र मतलब उस पर नज़र उसकी पड़ गई। तो उसने ये कहा उन ब्राह्मणों को कि भाई हम जो है आपकी जो लड़की है हमें पसंद आ गई है और हमसे शादी करना चाहते हैं, और अगर आपने मतलब थोड़ा अगर आपने ये शादी, अगर आप शराफत से मान गए कि भाई ठीक है शादी वादी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर होगा क्या कि मैं तो एक तो यहाँ पे टैक्स बढ़ा दूंगा और दूसरा हूँ तो मैं राजा, तो मैं अगले दिन शादी करके ले जाऊंगा। अब क्या था कि टैक्स मसला नहीं था पालीवाल ब्राह्मणों के लिए, मसला था उनके लिए घर की इज्जत, कि भाई हम अपनी बेटी एक ज़मींदार को कैसे हम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, राजपूत कम ज़मींदार को हम कैसे दे सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि भाई इज्जत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि देखो हम राजा से लड़ तो नहीं सकते हैं, ज़्यादातर हम क्या कर सकते हैं, हम एक गाँव छोड़ देते हैं। तो उन्होंने क्या करा, वो गांव उन्होंने छोड़ दिया। अब गांव छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण जो थे ना, वो उस गांव में बहुत शुरू से रहते आ रहे थे, पता नहीं कितना पीछे भी बहुत लंबा उनका हिस्ट्री था, तो तब से रहते आ रहे थे। लेकिन जब उनको जाना पड़ गया ना, तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत कर्ज दे करके, शराब जिसे कहते हैं, वो दे करके उन्होंने जगह को छोड़ा था कि यहाँ पे कोई बंदा जो है वो बस ही ना सके, उजड़ा ही रहे, बिल्कुल वैसा था वो। और ये कहा जाता है कि ये अपने साथ काफ़ी सारा सोना इनके पास था, तो इतना सोना था कि बहुत सारा सोना तो लेके जा नहीं सके। तो उन्होंने क्या किया कि उसको कहाँ घरों वरों में, कहाँ पे आंगन में, कहाँ पे उन्होंने उसको दफन कर दिया था, दफना दिया था उसको। तो ठीक है भाई, ये सब चीज़ें हो गई थी। फिर कहते हैं कि कुछ टाइम बाद सालिम सिंह जो था ना, उसके भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से उसकी भी मौत हो गई थी, कई अकाउंट्स में ये चीज़ कही जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो इस वजह से क्या था ना कि कुलधरा का ये जो हिस्ट्री जो है, ये जो मिस्ट्री वाली जो हिस्ट्री इसकी है ना, ये तब से जो है अभी तक ये चीज़ चलती आ रही है। तो जनरेशन बाय जनरेशन जो है ना, ये कहानी सुनाई जाती थी। अब तो खैर यूट्यूब हो गया, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। और ये गौरव सर भी जो थे वो भी वहाँ पे कहते 2010 में। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना गौरव सर की बात को नहीं भी मानते हैं, उनको लगता है कि अरे यार क्या उन्होंने ऐसी फेक चीज़ वहाँ पे की होगी। बट मेरी जो ये 2007 की कहानी, आप सोचिए कि 2010 के बाद से ही लोगों को कुलधरा के बारे में मालूम पड़ा है, जो भी सारी चीज़ें हुई हैं। तो लेकिन मेरी जो कहानी है वो 2010 की जो रिपोर्टिंग जो भी हुई थी गौरव सर की, उसको वो कंफर्म करती है, वो उसको कंफर्म करती है। कमिंग बैक टू स्टोरी, तो हम वहाँ से बाहर निकले, तो उन्होंने वहाँ पे म्यूज़िक हमें सुनाया था, जैसे मैं बता रहा था आपको, म्यूज़िक वगैरह उन्होंने हमें सुनाया। तो म्यूज़िक सुन के ना हम सभी लोग एकदम चुप रह गए, एकदम चुप रह गए। जिसने उस म्यूज़िक को सुना वो जैसे खो ही गया उसमें। और उनको धन्यवाद दे करके उनको पापा ने थोड़ा उनको पकड़ा है, 100 रुपये जो रहता है वो दिया उनको। तो लेने से बहुत मना करे थे कि हमें नहीं चाहिए बाबू जी, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तब भी जो है उनको दे ही दिए कैसे करके।
अब इसके बाद क्या हुआ कि हम निकल गए, तो निकलते निकलते क्या हो गया कि वहाँ से ना जैसलमेर तक की जो दूरी थी, मेन सिटी तक की जो दूरी थी, वो लगभग कोई आधे घंटे पौने घंटे की वो दूरी थी कुलधरा गांव से। तो हम गाड़ी में जब थे तो उनकी बोलेरो तो आगे थी, हम एम्बेसडर में थे। अब हम लोग जब थे ना, देखे हमारा क्या होता है ना, हम फैमिली वालों को क्या होता है कि जैसे हम कहीं पे भी जा रहे होते हैं ना, कहीं से हम घूम के आ रहे हैं, तो हम बड़ा उसके बारे में बातें करते हैं कि अरे वो जगह ऐसी थी, वो ऐसा था, ये था, उस तरीके से। लेकिन क्या हुआ कि हमारा बात करने का मन नहीं कर रहा था। हम सारे लोग जो थे बिल्कुल ही दुखी होकर बैठे हुए थे। और पापा क्या कर रहे थे ना, क्योंकि फ़ोन पापा का था, पापा ने क्या करा कि उस गाने को वो रिपीट में सुनते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे। और एक होता है ना कि यार आप गाने को सुन रहे हो, कितना आप रिपीट में सुन लोगे? सही आप बात है। 4 बारी सुन लोगे, 5 बारी सुन लोगे, 10 बारी सुन लोगे, उससे ज़्यादा आप सुनोगे नहीं। 10 बार भी बहुत हो गया। बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हम में से किसी को मना करने का मन नहीं कर रहा था। हमें भी लग रहा था कि अरे गाना चलता रहे, चलता रहे गाना। वो आधे घंटे का जो दूरी जो था ना, वो कब ऐसे हो गया पता ही नहीं चला। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि हम वहाँ पे गाड़ी जो हमने वहाँ पार्किंग पे लगाई, सर्किट हाउस के बाहर हमने जब लगाई पार्किंग में, तो हमें से कोई उतरा नहीं। इवन ड्राइवर भी वहाँ पे एकदम ऐसे स्टीयरिंग पकड़ के बैठा हुआ था। मैं आगे बैठा था और मैं भी हिल नहीं रहा था। मेरे सामने मेरा बैग था, बैग के ऊपर मेरा हाथ ऐसे है, और बस हम खोए हुए हैं। सबकी ये शक्ल थी। वो 2 ऑफिसर जो थे ना, वो तो हमसे पहले पहुंचे थे वहाँ पे, तो बाहर है, वो भी वेट करने लगे कि यार ये लोग उतर क्यों नहीं रहे गाड़ी से। गाड़ी तो उन्होंने पार्क कर दी, उतर क्यों नहीं रहे वहाँ पे। जाकर उन्होंने नॉक किया। अब जैसे ही पापा की तरफ जाके जब उन्होंने नॉक किया ना, तो एकदम से पापा ऐसे उठे जैसे कि हाँ ये क्या हो गया, हम यहाँ कैसे पहुँच गए, कब पहुँच गए यहाँ पे। एकदम वैसे उनका शक्ल हो गया। और उन्होंने वो म्यूज़िक बंद किया। और म्यूज़िक बंद किया तो हम लोग भी थोड़ा जैसे कि हम किसी ने ट्रांस में चले गए थे, और वहाँ से वापस आ गए हम लोग। तो कहा कि सर हम तो आपका काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, 5 मिनट पहले हम यहाँ पे पहुँच गए, हमें लगा कि आप उतरेंगे, पता नहीं क्यों आप उतरे नहीं। कहा कि हम पहुँच गए यहाँ पे, बड़ी जल्दी हम पहुँच गए यहाँ पे। तो आप आधे घंटे का रास्ता जो होता है वो भी आपको फील हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, हम उतरे, अपना जाके अपना होटल रूम में जो था हम लोग अपना फ्रेश हुए, और क्योंकि हमें तो रात हो ही गई थी, तो हम जाके अपना खाना वाना खा करके और फिर सो गए। अब अगले दिन कहानी शुरू होती है। ये तो अभी तक तो जो मैंने आपको बात बताई है, ये तो ऊपर की बात थी। अच्छा। असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। तो जनाब होता ये है कि अगले सुबह हम जब उठते हैं, पापा गुस्से में, मतलब गुस्सा ऐसा वैसा गुस्सा नहीं, जैसे आप समझ लीजिए जैसे कि आपको कुछ अजीज चीज़ जो है ना, आपका बड़ा कीमती चीज़ वो खो गया है। कोई कीमती चीज़ आपकी खो गई है और आप उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। तो पापा पूछ रहे हैं कि वो गाना कहाँ पर है, वो गाना कहाँ पर है। तो हमने पूछा कि पापा किसकी बात करो, कौन सा गाना। अरे कल जो वहाँ पे वो जो कुलधरा में जो वो गाना जो रिकॉर्ड किया था, वो कहाँ पर है। बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता पापा, मैं तो आपको फ़ोन छूता भी नहीं मैं तो। और सच में पापा को फ़ोन मैंने कभी छुआ नहीं, तब का टाइम है और आज का टाइम है, मैंने कभी छुआ नहीं उनका, अनलेस मुझे फ़ोटो क्लिक करनी हो, अदरवाइज उसके अलावा मैं कुछ और नहीं करता। अच्छा, तो घर में क्या था ना कि मम्मी को फ़ोन चलाना उतना उनको नहीं आता था, और मेरा भाई बहुत छोटा था तो वो हार्डली कुछ जानता था वहाँ पे उसके बारे में। तो बचा मैं। तो पापा की टारगेट लिस्ट में मैं था। वो कहते पक्का तूने कुछ किया होगा यहाँ पे। अब मैंने बोला कि सच में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपका फ़ोन छुआ भी नहीं। इतना बड़ा टीवी पड़ा हुआ है, मैं टीवी देखने में लगा हुआ था, मैंने आपका फ़ोन ज़रा भी नहीं छुआ। अब पापा ने बोला कि कुलधरा चलेंगे हम लोग, कुलधरा चलेंगे हम लोग, और जाके वो गाना जो है ना दोबारा से रिकॉर्ड करके लाएंगे। ये हो गया। अब हमारा थोड़ा तब भी लोकल, हमने कुछ जगह पहले घूम ली थी, कुछ जगह हमारी थोड़ी बहुत रह गई थी, तो वो घूम घाम के हमने क्या करा, जैसे हम पिछले दिन सनसेट पे पहुंचे थे ना, इस बार हम सनसेट से काफ़ी पहले पहुंच गए। समझ लीजिए जैसे कि कम से कम 2 घंटे पहले हम पहुंच गए। पहुंचे तो पहुंच के क्या देखते हैं कि वहाँ जो गार्ड साहब जो थे ना, मतलब कि वो हमें नज़र नहीं आ रहे थे। एक दूसरे वहाँ पे बुजुर्ग आदमी थे, तो हमने उनसे पूछा कि हमें गार्ड साहब से मिलना है। कहा कि गार्ड साहब ये तो खड़े हैं आपके सामने गार्ड साहब। कहा कि नहीं, यहाँ कल हम आए थे ना यहाँ पे, तो उन्होंने जो है हम अंदर घुमाया था, आप नहीं है कोई और होंगे, आप उनको ज़रा बुला दीजिए, कुछ उनसे काम है। कहा कि जनाब ऐसा है कि हमारे अलावा यहाँ पे कोई दूसरा गार्ड है नहीं, मैं ही यहाँ पे गार्ड की नौकरी करता हूँ, कोई दूसरा बंदा यहाँ पे गार्ड की नौकरी के लिए है ही नहीं। आप किसकी बात करें, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अब हमारी बात सुन करके जो है ना, गार्ड वहाँ पे शौक, और उसकी बात सुन के हम यहाँ पे शौक। तो उनको बोला कि उन्होंने हमसे पूछा कि आप किस वक्त यहाँ पे आए थे। तो हमने कहा कि हम सनसेट के वक्त यहाँ पे आए थे, सूरज ढल चुका था उसके बाद हम यहाँ पे आए थे, तब भी उजाला था थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो मैं सनसेट होते के साथ ही मैं इसको लॉक करके निकल जाता हूँ, आप अंदर कैसे दाखिल हो गए फिर यहाँ पे।
और आपको देख के तो लगता नहीं है कि आप ऐसे ट्रेसपासिंग करते हो, क्योंकि आप अच्छे घर के लगते हैं तो आप तो ऐसे ट्रेसपासिंग तो कर नहीं सकते हैं। तो कहा कि नहीं सही में हम यहाँ पे आए थे, उन्होंने अंदर हमें, तो हमने उनको पूरा बताया कि हम अंदर वहाँ पे गए थे, ये जगह थी, ये रूम था, ऐसे ऐसे ये सब था। तो उन्होंने बोला कि आप जो हमें जगह बता रहे हैं ना अंदर, लग तो रहा है ये है तो वही, हुलिया तो वही लग रहा है अंदर की जगह की, ऐसे ऐसी थी, ये घर था, वो घर था, इतने फ्लोर का वो घर था, इतने फ्लोर का घर उस डायरेक्शन में था। आप बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ताला लगा के हम यहाँ पे जाते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पे कि आप अंदर दाखिल हो जाएं। अब हम सोचे कि भाई ये क्या हो गया। पापा तो शौक हो ही गए, उनको म्यूज़िक का, अब वो म्यूज़िक का जो उनको गम था ना वो दूर हो गया, और हम सारे लोग इंक्लूडिंग जो ऑफिसर थे ना वो भी सोच में पड़ गए कि भाई हुआ क्या फिर यहाँ पे, वो बंदा फिर कौन था इधर। खैर अगले दिन हमारी दिल्ली की वापसी थी, हम दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाके सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जो कैमरा जो था ना जिसका मैंने जिक्र किया था पहले, उस कैमरे की जितनी फ़ोटोज़ थी हमने उसकी प्रिंट आउट निकलवाई। हमने प्रिंट आउट निकलवा के क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है, आप बहुत जगह घूमते हैं ना तो सारी फ़ोटोज़ कभी कभी क्या होता है मिक्स मैच हो जाती है। प्लेस ए प्लेस बी प्लेस सी की सारी फ़ोटोज़ आपस में मिक्स हो रखी थी। तो हमने क्या करा कि फ़ोटो जो थी ना, कुछ फ़ोटो जो थी वो हम लोगों ने आपस में 3 लोगों ने बांट ली, क्योंकि भाई छोटा था तो हमने उसको कोई काम नहीं दिया, तो वो अपना टीवी देख रहा था। तो पापा मम्मी मैं, हम तीनों जो थे फ़ोटोज़ को अरेंज करने में लगे हुए थे। मम्मी के पास कुलधरा वाली फ़ोटोज़ आ गई। तो उन्होंने क्या करा ना, उन्होंने बोला कि पापा को बोला और मुझे भी बोला कि यार इसमें फ़ोटो में ना बेटा मैं हूँ, तू है, तेरे पापा हैं, तेरा भाई है, और वो जो 2 ऑफिसर थे ना वो भी हैं। लेकिन इस फ़ोटो में ना वो जो गार्ड साहब जो थे ना पहले वाले जो थे वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने फ़ोटो जब ली थी ना उस फ़ोटो में वो भी थे, और उस फोटो में उनका कोई प्रिंट भी नज़र नहीं आ रहा है। एक होता है ना कि किसी इंसान का एक ह्यूमन प्रिंट, वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ एक खाली जगह ज़रूर दिख रही थी, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक साइड पे मैं और पापा खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, दूसरी साइड में अगर वो दोनों ऑफिसर वहाँ पे थे तो एक बीच में जगह होनी चाहिए, वो जगह तो हमें दिख रही है वहाँ पे। लेकिन मम्मी कह रही थी कि यहाँ पे गार्ड साहब खड़े थे, मुझे याद है, क्योंकि पीछे एक कोई कुआं टाइप एक चीज़ वहाँ पे थी, तो वो उसके बारे में वहाँ पे दिखा रहे, तभी मैंने फ़ोटो क्लिक की थी। मुझे ये कुछ कुछ चीज़ें याद है यहाँ पे गार्ड खड़ा था, लेकिन यहाँ पे ना इस फोटो में वो गार्ड है ही नहीं। ये चीज़ हो गई। फिर पापा ने कहा कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो वो बंदा जो था वो कोई पालीवाल ब्राह्मण ही कोई रहा होगा, या तो वो कोई एक ऐसे ही कोई भटकती आत्मा रही होगी। जैसे क्या होता है ना कि कहा जाता है कि जो खाली जगह जो होती है ना, बड़ी उजड़ी हुई, बड़ी वीरान सी जो जगह होती है, वहाँ पे इस तरह की जो सोल्स होती है ना वो वहाँ पे रह के बसेरा करती है, अपना वहाँ पे वास करती पीस है। मिलती है वहाँ पर। बिल्कुल सही। तो वो उनके साथ था। अब हमने कहा कि भाई ये जैसलमेर का जो टूर था ये तो हमारा बहुत ही अजीबोगरीबी गया है यहाँ पे। वैसे तो बहुत अच्छा टूर था, बहुत ही बढ़िया ट्रिप था हमारा, और मेरा दोबारा मन हुआ तो मैं तो ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा मैं। लेकिन ये इंसिडेंट जो था ना, इस इंसिडेंट ने जो है हमें बिल्कुल ही एकदम चौंका के रख दिया था। मतलब ये बोल सकते हैं हम कि गौरव तिवारी जी ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी वहाँ पर, हाँ आपने उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू प्रूफ कर दिया कि वो बिल्कुल हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हमें मालूम ही नहीं था कि गौरव सर ने जो है ना 2010 में ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन की भी थी। ऑल्दो हमने उनके कुछ जो शोज़ आते थे न्यूज़ चैनल्स में वो हमने देखे हुए थे, लेकिन हमें तब इतना पता नहीं था कि इन्होंने कुलधरा भी विजिट की होगी। जब इनकी डेथ हो गई थी 2016 में गालिबन इनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो है ना चीज़ें सामने आने लगी कि अच्छा ये वहाँ पे भी गए थे, वहाँ पे भी गए थे। तब पता चला कि अच्छा ये 2010 में कुलधरा भी गए थे, और इन्होंने बहुत ही साइंटिफिक वे में जा करके जो है उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की थी, और उन्होंने मिला है ये प्रूफ, उन्होंने दिया है कि हमने बहुत ही साइंटिफिक वे में, हमने बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड करके हमने वहाँ पे रखा, और मैं कह सकता हूँ कि देयर इज़ समथिंग, उन्होंने ये कहा था। अब ये सोच के जो है ना हमारे मतलब कि मैं बोलते हुए भी जो है ना मेरे गुज़बम्स आ रहे हैं कि मतलब कि उस टाइम भी आ गए थे। मैंने कहा कि अरे यार ये तो मतलब कि ये कोई धोखा नहीं था, ये वाकई वहाँ पे कुछ हुआ था हमारे साथ। पहले अगर मैं इस कहानी से रिलेटेड मैं एक चीज़ बताऊँ तो मुझे आपकी इस कहानी पे 100 में से 110% बिलीव है। रीज़न भी ये है कि मेरे ही किसी नोन ने, मतलब मेरे कोई रिलेटिव ने कुलधरा से रिलेटेड कोई कहानी सुनाई थी, और कोइंसिडेंटली उन्होंने जो कहानी सुनाई थी ना उसके अंदर एक बुज़ुर्ग शख्स थे। ठीक है, मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा पूरी चीज़। उन्होंने जो चीज़ बताई थी कि वो जैसे गए थे और वहाँ था,
पता नहीं, मैं तभी ये सारी चीज़ को इतना ज़्यादा विजुलाइज कर पा रहा था कि उन्होंने भी यही बोला था। उन्होंने कोई एज डिफाइन नहीं करी, पर बोला बहुत बुजुर्ग से शख्स कोई मिले थे, दिन छिपे के, वो आपसे भी थोड़ा और लेट ही पहुँचे थे। वो मतलब ये मान के चलो जो थोड़ा 7:30 बजे वाला समय होता है ना, उस टाइम पे पहुँचे वो थे। तो बहुत लेट पहुंच गए वो ठीक तो। है, तो वो उस समय पहुँचे थे, उन्हें भी वही मिले थे, पर उन्होंने रोका था इन्हें कि वहाँ मत जाओ, ठीक है, ऐसे करके। और इन्होंने कहा ठीक है बाबा, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस ऐसा करके बोला। मैंने कहा मैं तेरे, उनके लफ्ज़ ये थे, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ मत जाओ, ठीक है। और मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ स्टोरी, और फिर भी वो गए। उन लोगों को थोड़ा सा शौक था वो। उसके बाद एक बहुत अच्छा किस्सा है जिसके अंदर बहुत अनबिलीवेबल चीज़ हुई, ठीक है। और अब ऑडियंस चाहेगी तो मैं पक्का वो स्टोरी कहीं ना कहीं ज़रूर सुनाऊंगा, ठीक है। पर आपको किस्सा बताऊँ, उसके अंदर सबसे सबसे खतरनाक चीज़ क्या हुई। बताइए। उन लोगों के अंदर ना एक जो थी डेफ एंड डम्ब थी, ठीक है। अच्छा। लड़की जो थी डेफ एंड डम्ब थी, अच्छा। और वो बोलने लगी थी। और वो पता है क्या बोल रही थी, मेरे को तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे को यहीं छोड़ो, यहीं मेरा घर है। जो सारी ज़िंदगी नहीं बोल पाई, हाँ। वो लड़की वहाँ पे ये बोल रही थी। मतलब उसके अंदर कुछ आ गया था वहाँ पर। और उसके बाद जब वो लोग वापस निकलने लगे वहाँ से, किस तरीके से वो वही बुजुर्ग शख्स फिर नज़र आए और हंसते हुए नज़र आए। जस्ट लाइक गेस्चर से पता चल रहा था, मना किया था ना जाने को। कुलधरा की स्टोरी मैंने सुनी हुई थी। वो तो कुलधरा में तो बहुत सारे फॉरेनर्स भी गए हैं। हम्म। वो भी जैसे आप जो वक्त मुझे बता रहे हैं ना, उस वक्त में फॉरेनर्स भी वहाँ पे गए, क्योंकि उनको भी ये बात बताई गई थी कि वहाँ पे बहुत सारा सोना गड़ा के वो लोग गए थे, दफन करके गए थे। तो सोने की लालच में जो थे ना, लालच में ये वहाँ पे गए भी थे। उनको कईयों को सोना मिला भी, लेकिन कहते हैं कि जिनको सोना मिला था उनके साथ कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ था। आप ये देखिए कि आप वहाँ की ईंट हो, कोई पत्थर हो, या कोई सोना हो, वो हर एक चीज़ वहाँ पे जो थी ना, वो शराब में था। श्रापित थी वो बिल्कुल। तो सोना भी जो लेके गए उनको वो पचा नहीं वहाँ पे। एक बात तो माननी पड़ेगी, कौशिक जी नरेटर बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि जितनी देर उन्होंने स्टोरी सुनाई, मैं यकीन मानना मैं सिर्फ उन्हीं की तरफ देखता रहा, और मुझे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो इनकी इस चीज़ में बहुत तारीफ़ करनी पड़ेगी। मुझे लग नहीं रहा मैं किसी ऐसे शख्स के साथ बैठा हूँ जो पहली बार पॉडकास्ट दे रहा हूँ। वो अपने में अच्छा हॉरर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, वो नो डाउट बहुत अच्छी बात है। पर पॉडकास्ट के अंदर एक्सपीरियंस बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में हम कहीं पर अपने मर्जी से कट लगा सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, कुछ करते हैं। पॉडकास्ट लाइक कि हम बात कर रहे हैं अभी सब कुछ। तो ये बहुत अच्छे से पॉडकास्ट दे रहे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप आपको भी ऐसे पसंद आ रहा हो। तो कौशिक जी इस चीज़ के लिए आपको सच में तारीफ़ है। थैंक यू और सर। भाई अब आपके पिटारे में ऐसा क्या है, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है आपसे पॉडकास्ट पे बात करते हुए। चलिए, आपकी पिटारे के एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अब ये कहानी जो है ये भी अगेन पर्सनल है। ये हुआ था मेरे ताया जी के साथ में। मेरे Okay. ताया जी के बेटे हैं, तो मैं उनके 2 बच्चे हैं। जो बड़े वाले हैं उनका नाम रख देते हैं पारस, ओके। और जो छोटी जो है वो मेरे से लगभग 10-12 दिन छोटी हैं। आज उनका बर्थडे भी है। ओके। तो हैप्पी बर्थडे बहना। हैप्पी बर्थडे। तो मेरी उनका तरफ से भी आपको। नाम उनका नाम हम रख देते हैं प्रियंका। ओके। ठीक है। तो प्रियंका की जो शादी है वो हो गई थी उनकी 2024 के नवंबर में हो गई थी। और वो यहीं पे एनसीआर में वो रहती हैं। ठीक है। तो अब घर पे रह गए ताया ताई और पारस भैया। ठीक है। अच्छा, ये रहते थे सिलचर में, असम में एक जगह है सिलचर, तो ये वहाँ रहते थे। तो भैया जो है अपना जॉब करते थे। ताया जो है वो रिटायर्ड, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर वो भी रहे हैं, तो रिटायर्ड हैं। और ताई जो है वो अपना घर पे रहती थी। भैया जो है वहाँ पे लोकली कहीं पे जॉब करते थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक से जो ये हमारे जो प्रियंका के जो हस्बैंड हैं उनका नाम हम रख देते हैं प्रदीप। प्रदीप को एकदम से फ़ोन आता है। किसका फ़ोन आता है? पारस भैया का फ़ोन आता है। तो उठाया, कहा कि हाँ जी पारस भैया, क्या हाल है? कहा कि अरे प्रदीप मैं ठीक हूँ। उनकी आवाज़ पता है कैसे थी? वो कह रहे थे कि प्रदीप मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ना तो किसी को बताना मत। अभी क्या हो गया भैया, क्या नहीं बताना है? कहा कि मैं ना दिल्ली में हूँ। कहा कि दिल्ली में हैं आप? आपने बताया क्यों नहीं कि आप दिल्ली में आए हैं? कहा कि मैंने किसी को नहीं बताया यहाँ पे, इवन मैंने मम्मी पापा को भी नहीं बताया कि मैं दिल्ली में आया हूँ। ठीक है। ये मतलब उनको कोई बहाना मार दिया होगा कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, मैं आया दिल्ली हूँ मैं। तो आपने ऐसा क्यों किया, क्या सब कुछ खैरियत है घर पे? कहा कि खैरियत नहीं है, मेरे साथ खैरियत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना कोई मेरा पीछा कर रहा है। ऐसे बोल रहे थे वो, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे जो है ना देखता रहता है। मुझे किसी की जो नज़र जो है ना वो मुझे फील होती है। कहा कि प्रदीप बोले कि पारस भैया एक काम करें, आप मेरे घर आ जाएं पहले। ठीक है। उन्होंने प्रियंका तक को भी नहीं बताया था, मतलब कहा था कि प्रियंका तक को भी मत बताना कि मैं आया हुआ हूँ। ठीक है।
तो प्रदीप ने कहा कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगा आगे घर पे वो। तो घर पे जब वो आए तो उनको बिठाया, हर थोड़ा रिलैक्स उनको करवाया। बाद में प्रियंका भी आती तो वो भी देख के शौक हो कि अरे भैया यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो उनको सारी बात वहाँ पे बताई कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ है। तो बोला कि यार कुछ नहीं होगा यार, आप जो है ना बेकार में आपको फील हो रहा होगा, आप ज़्यादा उसको दिमाग में आप ले रहे हैं। अच्छा, उनकी ना थोड़ी सी एक हिस्ट्री थोड़ी सी उनकी है। ये बात तो हुई थी 2025-26 की बात, 25 की बात थी जो ये हुई थी, जो मैं आपको बता रहा था। थोड़ा हम पीछे चलते हैं वक्त में, 4 साल और पीछे चलते हैं हम उसके। 2021 में क्या था ना कि प्रियंका और पारस भैया दिल्ली आए थे, हमारे घर आके रुके थे। उस टाइम पे क्या था कि प्रियंका की जॉब जो थी वो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में वो खोज रही थी, खोज कर रही थी, बल्कि उसको मिली गई थी जॉब उसको। तो उसके लिए वो यहाँ पे आई थी, कुछ दिन हमारे यहाँ रुकी, फिर पीजी लेके वो चली गई थी। मेन वाले कहते कि भैया क्यों आए थे ना, भैया इसलिए आए थे क्योंकि उनको ना थोड़ा सा कुछ इश्यूज उनको चल रहे थे, ठीक है। उनको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज उनको चल रहे थे। तो ये मुझे कोई देख रहा है या ऐसे है ना, तो वो चीज़ उनको पहले भी फील होती थी। और इसको हम लोगों ने, क्योंकि देखें हमारा जो घर है ना काफ़ी मतलब हम बहुत ही एजुकेटेड बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, तो हमने भी इसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के तौर पे हमने उसको वहाँ पे लिया। तो पापा के एक बहुत ही अच्छे एक नोन डॉक्टर थे साउथ ईस्ट दिल्ली साइड में, तो उनको वहाँ पे दिखाया। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, ये थोड़ा सा इनको कुछ डिसऑर्डर है, कुछ इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कुछ यहाँ पे दवाई उनको लिख के दे रहा हूँ, ये दवाई इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं दवाई खाई, 3 महीने 4 महीने सब कुछ ठीक रहा, दवाई छोड़ दी, फिर से वही बात, ये सब है, ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। तो फिर वहाँ पे कहा कि भाई अब तो ये सिलचर जा रहे हैं तो उनको वहीं पे रख लेते हो, वहाँ पे जाके किसी डॉक्टर को दिखा देंगे वहाँ पे, कि वो डॉक्टर के नोन में भी सिलचर में एक डॉक्टर था। तो कहा कि आप इस केस को थोड़ा सा देख लेना वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ा देखा, तो बीच के कुछ साल जो थे ठीक ठाक जा रहे थे, अपना जॉब पे भी कर रहे थे, थोड़ा अब जॉब पे भी उनका ध्यान चल रहा था। इसके बाद क्या होता है कि एकदम हाँ आ जाते हैं 2025 में। 25 का ये लगभग एंड मान लीजिए, कोई नवंबर में नहीं, दिसंबर का वक्त था ये। उस टाइम पे क्या था कि इन्होंने जॉब छोड़ दी एकदम से, पारस भैया ने जॉब छोड़ दी, कहा कि मैं जॉब नहीं करूँगा। अरे भाई जॉब नहीं करोगे तो क्या करोगे? ताई जी बोले कि जॉब नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर? कहा कि मैं देख लूँगा, मैं देख रहा हूँ जॉब, ठीक है। और कहा कि खाना ना मेरे भैया जो हैं वो खाना भी बना दिया करते थे, क्योंकि ताई जो हैं वो काफ़ी एजेड हैं, तो वो भी क्या इतना बनाएंगी वो। और ताई जो को खाना बनाने का शौक था तो वो भी खाना वाना बना दिया करते थे। ज़्यादातर जो खाना बनाने का जो काम था वो भैया का ही था। अच्छा, भैया की एक पर्सनैलिटी और मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा आगे स्टोरी में काफ़ी हेल्प करेगी। भैया जो है ना पूरे कजिन्स में, सारे कजिन्स में ना सबसे ज़्यादा जो पूजा पाठ करने वाले जो इंसान होता है ना, सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब उनको तो यहाँ तक ये पता था कि भाई किस चीज़ में कौन से पूजा पे क्या चढ़ता है, कौन सा फूल चढ़ता है, कौन सा पत्ता चलता है उनको, मतलब कि हम उनको अगर पंडित भी बोले ना तो गलत नहीं होगा, इतना वो थे। अब आप उनको बोल दो कि फास्ट रखना, रख देंगे। अगर आप उनको बोलोगे कि भाई ये तारीख में ये वाला फास्ट रखना, वो सारा फास्ट वो करते थे, सब कुछ वो करते थे। और हमें भी बोलते थे कि भाई थोड़ा पूजा पाठ कर लिया करो। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं कैमरा में झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इतना पूजा पाठ में करता नहीं, बल्कि घर में सबसे कम मैं ही करता हूँ, ठीक है, ना के बराबर समझ लीजिए। लेकिन चीज़ें कुछ होती तो आपको भी थोड़ा बहुत करना पड़ जाता है, इन सब चीज़ों पे वापस आपको आना ही पड़ता है। तो मुझे बोलते रहते थे कि यार पूजा पाठ किया कर, और ये नॉनवेज वगैरह इतना थोड़ा मतलब इतना मत खाया कर, थोड़ा कम खाया कर, क्योंकि मुझे घर में बहुत ज़्यादा नॉनवेज मुझे पसंद है, ठीक है। तो ये भैया का है, उनका मैंने आपको बता दें कि इमेज उनके मैंने बना दी आपके माइंड में। अब भैया जो है ना, उन्होंने बोला कि मैं खाना आप लोगों के लिए नहीं बनाऊंगा, ताई मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन मम्मी पापा मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगा, आपको जो खाना बनाना है आप अपना देख लेना, मैं अपना खाना खुद ही बनाया करूँगा। और बनाते भी क्या थे, कुछ नहीं, मैगी होती थी, मैगी खाते रहते थे वो, मैगी खा ली। और क्या कहते हैं, केलॉग्स जो होता है आपका, ये चौकोस जो होता है, कॉर्नफ्लेक्स होता है, यही खाते रहते थे। दूध भी बाहर से ला रहे हैं, सारा 2 मिनट फूड जो होता है सारा वही था जो फटाफट आपका बन जाए। यहाँ पे पानी का अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। पानी इस कहानी में हमारा बड़ा मेन रोल यहाँ पे होगा, अच्छा, ठीक है। पानी का इन्होंने क्या किया था, अपने कमरे में अलग से इन्होंने फिल्टर लगा के रखा हुआ था। मतलब ताई का फिल्टर अलग और भैया का फिल्टर अलग। रीज़न बताता हूँ, ओके, बताता हूँ, सब आपको मालूम पड़ेगा। तो भैया ने फिल्टर अपना अलग से रखा हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं जो है अपनी सारी चीज़ें पर्सनलाइज में यहाँ पे करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें थी। अपना जो बेड था वो भी सब अपना अलग से रखा हुआ था, रूम ही उनका पूरा अलग था। तो अपने रूम को ही उन्होंने घर बना लिया था उन्होंने, ठीक है। मैं वही बोलने वाला था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही उन्होंने कर लिया वहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है ना कि भैया जो है ना, वो जो है मतलब कि उनको मतलब ऐसा हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना घर पे चक्कर लगाने लगते थे वो, विदाउट एनी रीज़न। मतलब वॉक करे जा रहे हैं, वॉक करे जा रहे हैं। एक होता है ना कि घर पे आप ऐसे ही टहल रहे हैं, आप 2 मिनट 5 मिनट टहलेंगे,
वो 2 घंटे टहले जा रहे हैं नॉन स्टॉप, 2 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट वॉक करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ताई जी पूछ भी रहे हैं कि बेटा इतना वॉक क्यों कर रहे हो, कुछ जवाब नहीं। और वॉक कर रहे हैं वहाँ पे तो एकदम ही मतलब कहीं जैसे होता है ना कि किसी ने बटन ऑन कर दिया है और वो रिस्पॉन्स नहीं देगा बंदा आपको, बिल्कुल वैसे वो करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे ऐसे। तो भाई तो ताया जी ने क्या किया, प्रियंका को ये बात बताई कैसे सब हुआ है। प्रियंका ने क्या करा ना, फेसबुक में भैया के पुराने कुछ दोस्त थे, आई थिंक स्कूल के या कॉलेज के दोस्त थे उनके, तो उनसे कांटेक्ट कहीं से निकाला ऐसे ही, तो अच्छे दोस्त थे उनके। तो उनको सारी बात बताई कि भैया को ना ऐसे ऐसे कुछ इश्यूज यहाँ पे हो रहे हैं। तो उनके फ्रेंड ने जो ना, हम फ्रेंड का नाम रख देते हैं आकाश, तो आकाश भाई ने क्या करा, ये बताया कि देखो भाई ना मेरी सिस्टर जो है ना उनके साथ भी कुछ ऐसे इशू हुआ था, तो हम उनको ना शहर के बाहर एक हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको लेके गए थे, आप एक काम करो उनको वहाँ पे ले जाओ, ठीक है। और ये जो फैसिलिटी जो है ना, ये वहाँ पे ये भैया ऐसे जाएंगे नहीं तुम्हारे, तुम्हें जो है ना 3-4 बंदे साथ लेके जाना पड़ेंगे, क्योंकि वो जो है ना एक साइकोलॉजिकल वाला जो था वो, ठीक है, नॉट पागल खाना, लेकिन एक साइकोलॉजिकल वार्ड एक था वहाँ पे, मतलब कि एक थोड़ा सा वो उसी तरह के केसेस को देखते थे वहाँ पे। अब ताया जी ने क्या करा, हमारे बड़े चाचा हैं उनको बताया, तो कहा कि साथ में आ जाओ, तो कहा कि देखो ये हम दोनों की बस की तो बात है नहीं, क्योंकि हम दोनों हैं थोड़े से एजेड है हम लोग, और ये बंदा जवान है यहाँ पे, भैया की एज हम पकड़ लेते हैं 39 के आसपास कुछ रही होगी, तो इसको हम संभाल नहीं पाएंगे अकेले। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे यहाँ पे एक बंदा है जो बागबानी वगैरह करता है, उसका नाम हम ले लेते हैं शिव, है उनका नाम शिव, शिव को ले लेता हूँ, शिव और उसका एक दोस्त है उसको मैं साथ लेकर के आता हूँ। तो उसमें जो है हम कर लेंगे, वहाँ पे एक वैन जो हम भाड़ा कर लेंगे, मारुति ओमनी थी, तो उसमें जो है हम इनको भर के ले जाएंगे। तो वैसे ही बेचारी ओमनी बदनाम है किडनैपिंग के लिए तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा सीन हो गया था, वहाँ पे उनको घर से वहाँ पे उठा लिया, लिटरली वहाँ पे घर से उठा लिया। कैसे उठाया, चाचा जी ने बोल दिया था कि भैया मैं आ रहा हूँ, ताया जी को बोला कि भैया मैं आ रहा हूँ, हम लोग बाहर गाड़ी हमने पार्क करके रखी हुई है, तो मैं ना शिव और जो उसका दोस्त है मैं उनको घर भेज रहा हूँ, दरवाज़ा खोल दो, ठीक है। अरे ठीक है। तो ताया जी ना जानते थे, शिव और उसके दोस्त को जानते थे, तो आए, आके कुछ बोला नहीं, ऐसे कि अरे पारस चलो यार घूम के आते हैं। कि भाई तुम कौन हो यार, मैं तो जानते नहीं, शिव को नहीं जानते थे, शिव को पारस भाई नहीं जानते थे, ना उसके दोस्त को जानते थे। बोले कि भाई तुम कौन हो यार, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। कहा कि अरे चलो ना यार, चलो 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 घूम के आते हैं। बोले कि पापा देखो ये मुझे लेके जा रहे हैं, पापा देखो मुझे लेके जा रहे हैं ये। ताया जी कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि ताया जी को तो पीछे से सारी बात पता थी, तो उनको खींच खांच के लेके जा रहे हैं। अब लेके जो जा रहे हैं वहाँ पे, तो पूरी बिल्डिंग में शोर मच गया। अब बिल्डिंग वाले जो वो भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए। वहाँ पे क्या होता है ना कि अगर कोई भी एक सीन हो जाए ना, तो लोग आसपास के इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे। तो देखे वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं उधर, तो ताया जी जो है सबको शांत रहने को बोले थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेके ऐसे जा रहे हैं वहाँ पे, और बोल रहे कि मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। तो क्या करा, चाचा जी आगे बैठे हुए थे और पीछे वैन का दरवाज़ा उन्होंने खोल के रखा हुआ था। जैसे शिव और उनके दोस्त ने पारस भैया को अंदर वैन के अंदर डाला, बंद करे, ले गए। अच्छा, ताऊ जी ने क्या किया ना, ताऊ जी एक ऑटो करके भैया के कपड़े वगैरह लेकर के साथ में आ गए थे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा था कि अगर मान लो डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इनको इमीडिएटली जो है इनको एडमिट करना पड़ेगा, तो फिर कपड़े उपड़े लाने में, क्योंकि शहर से बाहर भी है, अंदर होता तो चलो एक बात भी होती, शहर के बाहर है वो, तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगी आने जाने में। तो पहले से ही अपना हाथों हाथ तैयार करके चले गए। अब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक छोटा डॉक्टर था, एक जूनियर डॉक्टर था, तो वो वहाँ पे केस देख रहा था भैया का, और भैया को पकड़ के दोनों बैठे हुए हैं, शिव और उनका दोस्त। तो अब भैया जो है ना, भैया इंग्लिश में बात कर रहे हैं वहाँ पे कि व्हाट आर यू डूइंग, ये वो ऐसे ऐसे बात वहाँ पे कर रहे हैं। अब उनको लगने लगा कि भाई ठीक है, बंदा टेंशन में आता है। एक होता है ना कि आप देखें, एक थोड़ा सा मैं आपको चीज़ बता दूं कि जब कभी भी आप डरते हैं या कभी भी कोई इमोशन आप में हावी होता है ना, तो आप अपनी जो मदर लैंग्वेज होती है ना, आप उसमें बात करते हैं। हाँ ट्रू। ठीक है। लेकिन भैया जो था ना, वो डरे हुए थे, चेहरा दिख रहा है डरा हुआ है, लेकिन वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, A to Z इंग्लिश में बात करे जा रहे हैं, जैसे शशि थरूर की आत्मा उनके अंदर आ गई। ठीक है। तो बात करे जा रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश में। तो डॉक्टर जो था ना, जूनियर डॉक्टर, वो वहाँ पे दवाई लिखे जा रहे हैं वहाँ पे। तो कहा कि यार ये केस तो थोड़ा अजीब ही लग रहा है यहाँ पे। इतने में बड़ा डॉक्टर वहाँ पे आता है, वो आया तो वो भी देखने लगा वहाँ पे, उनसे भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो डॉक्टर जो था ना, वो थोड़ा सा चीज़ समझ गया कि भाई ये कुछ जो है ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली बात उनके माइंड में क्लिक कर गई, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। उन्होंने क्या करा, एक एक करके प्रेस्क्रिप्शन में दवाई काटते गए काटते गए काटते गए, कम से कम 8-10 दवाई लिखी थी, सब काटते गए, काटे। फिर इशारा किया तो शिव और जो दोस्त था वो पारस भैया को बाहर ले गए, ओमनी में बैठा दिया उनको। ताया से और चाचा जी से जो है ना बात की, बोला कि सर देखिए ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमारे लेवल की होती है,
और कुछ चीज़ें होती है जो कि हमारे ऊपर के लेवल की होती है, और इनको देख के जो है ना, देखिए मैं चाहूँगा कि मैं गलत हूँ, चाहूँगा कि मैं गलत हो जाऊँ यहाँ पे, लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दूसरा वाला केस, ऊपरी केस कुछ यहाँ पे है। तो एक जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप और आगे जाएंगे ना, तो मंदिर के पास में एक तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं, बहुत पहुँचे हुए वो हैं, आप उनके पास जाइए। देखो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने बोला, सोचो डॉक्टर हो के जो है ना, वो चीज़ उन्होंने बोली वहाँ पे, कि मैं भी शौक रह गया कि यार डॉक्टर हो के ऐसे कैसे बोल सकते हो, जैसे आप शौक हो गए वैसे मैं भी हो गया वहाँ पे। खैर, तो डॉक्टर ने बोला कि आप वहाँ पे उनको लेके जाइए, ऐसे ऐसे सब वहाँ पे, तो वो आपका जो है निवारण कुछ कर देंगे यहाँ पे। हमने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है भाई, ले चलते उनको वहाँ पे। अब क्या हो गया कि वैन लेके वहाँ पे पहुँचे ना, तो वहाँ पे मंदिर था। अब मंदिर देख जो है ना, भैया जो है, अगर मैं नॉर्मली अगर बोलूँ, भैया जो ना मंदिर जाते जाते हैं, अगर मंदिर दिख गया उतर के जाएंगे वहाँ पे, चाहे कैसा भी मूड हो। वैसे तो गुस्सा उनको बहुत ही कम आता था, अगर नॉर्मल वे में देखें तो उनको गुस्सा बहुत कम आता था, उनका मूड बहुत ही कम खराब होता था, ज़्यादातर वो खुश मिजाज रहते थे। लेकिन अगर कभी गुस्सा हो भी गए तो मंदिर जाके उनका मन शांत हो जाता था। लेकिन क्या हुआ ना, चाचा ताऊ दोनों दोस्त जो थे वो उतर गए वहाँ पे, चारों बंदे उतर गए, इवन ड्राइवर भी उतर गया। भैया वैसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे करके बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि भाई ये क्यों नहीं उतर रहा वहाँ पे। बोले कि अरे पारस चलना, क्या हो गया। कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। क्या भाई, क्या बात कर रहे हैं, मंदिर है यार, आज एक बारी माथा टेक के आ जाते हैं। कहा ना मैं नहीं जाऊँगा, यूँ बोल रहे वहाँ पे। तो समझ गए, चलो छोड़ो इसको, रहने देते हैं, यहाँ पे नहीं उतरेंगे ये। अंदर गए तो तांत्रिक बाबा जो थे वहाँ पे उनसे मिले वहाँ पे, तो उनको सारा फुल किस्सा उनको बताया, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे नौकरी छोड़ दी, ये छोड़ दिया, चक्कर वक्कर लगाते हैं, ये सारा फिल्टर में भी पानी अपना अलग से पीते हैं, ये सारी बात बताई। तो अपनी तसल्ली के लिए ना वो बाबा ने क्या करा, बाबा बाहर आ गए। बाहर आके क्या करा, उन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, ताकि उसको शक ना हो जाए, भैया को शक ना हो जाए कि कोई तांत्रिक बाबा वहाँ पे, ऐसा ना हो कि गाड़ी से निकल के भाग जाए वहाँ से। तो ड्राइवर को उनके साथ में छोड़ा होता कि भी ड्राइवर देखते रहना कि ये भाग ना जाए वहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मल कपड़ों में क्या हुआ, तांत्रिक बाबा जो थे वो जाके गाड़ी का वहाँ पे ऐसे चक्कर लगा के आ गए, ऐसे शक भी नहीं हुआ उनको, देख के आ गए। आए तो ताया जी और चाचा जी को बोला कि इस पे कुछ करा है, इस पे किसी ने करा है और बहुत तगड़ा वाला किया है, और कराने वाली जो है ना, ये आपके घर के पास में ही कोई औरत है, उसने कराया है ये। अब क्या कराया, किसे कराया नहीं पता, लेकिन कराया है, और किसी मौलाना से कराया है, ये भी बोला था। अच्छा, किसी मौलाना से कराया है, और छोटा मोटा नहीं है, बहुत अच्छा वाला कराया है यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ मैं, ये चावल पे ना उन्होंने क्या करा, चावल उठाया और कुछ उस पे ऐसे मंतर अंदर फूक करके, और कहा, ताया जी को कहा कि काम करे, चावल जो है ना उसको टच करा के आ जाओ, ठीक है। चाहे वो अपने हाथ से टच करे, या चाहे आप चावल लेके उनसे ऐसे बॉडी में टच करा देना, लेकिन टच करा के आना। अगर वो खुद टच करे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप वैसे भी टच करा सकते हैं। तो ताया जी जो है वो बाहर आए, बाहर आके बोला कि अरे बेटा पारस, ये इसको चावल को छू लेना जरा, यार थोड़ा छू ले यार इसको, अंदर लाए हो ना, अंदर ऐसे प्रसाद वैसा कुछ भी बहाना मार के उनको बोलते कि यार ये थोड़ा छू ले यार इसको। कहा कि मैं नहीं छूँगा इसको, मैं नहीं छूँगा। तो बोले कि अरे क्या हो गया यार, क्यों इतना भड़क रहा है, छू ले यार। कहा कि कहा ना मैं नहीं छूँगा इसको, ऐसे बोलने लगे। तो फिर क्या हुए, जाते जाते जो है ना, बोले कि ऐसे ही, मतलब ऐसे करके उन्होंने रखा होता, सीधे हाथ पे ऐसे करके, वो बोला ऐसे रख के कि अरे यार क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा हो रहा है। अब ताया जी जो है ना, वो उनको वहाँ पे समझा नहीं रहे थे, वो एक्चुअली बाबा ने क्या बोला था ना, टच करवाना था, तो टच करवा रहे थे वहाँ पे। ये चीज़ भैया को नहीं मालूम थी, लेकिन टच करवा रहे थे वहाँ पे। अच्छा, वो करवा के उनको समझा के, अरे यार कोई बात नहीं, गुस्सा मत हो यार, क्या तू ऐसे कर रहा है, देख चाचा भी है यहाँ पे, तो ऐसे क्यों वहाँ पे सीन क्रिएट कर रहा है। तो आ गए बाहर, फिर मतलब अंदर चले गए, फिर वो तांत्रिक बाबा के पास चले गए। बोले कि उसने छुआ नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे टच करा के आ गया। कहा कि ठीक है, अभी चावल मुझे दे दो। अब मैं आपको बताता हूँ, उस रूम में जो है ना, तांत्रिक बाबा थे, ताया जी थे, चाचा जी थे, शिव और उनका दोस्त था, 5 लोग थे यहाँ पे। तो जो भी बातें होती इन 5 लोगों के बीच में होती, ठीक है। नॉट इवन उनके कोई शिष्य वगैरह जो होते हैं तांत्रिक जी के, वो कुछ भी नहीं थे वहाँ पे। ये 5 लोग वहाँ पे उस कमरे में मौजूद थे, और भैया बाहर ड्राइवर के साथ में थे, ठीक है। तो तांत्रिक, अब ये लाइन मैंने क्यों आपको बताया ना, ये इसका आपको सिग्निफिकेंस आगे आपको मालूम पड़ेगा। तो बाबा ने ये बोला कि इस चावल को जो है ना, मैं अभी पीस के आपको दे रहा हूँ, बहुत बारीकी में आपको पीस के दूंगा, इतना बारीक हो जाएगा जैसे कि आप कोई नमक या चीनी जो होते हैं ना, एकदम वैसा बारीक मैं यहाँ पे कर दूंगा। और चावल भी थोड़ा ऐसा था ना कि अगर आप उसको पानी में डालेंगे तो
थोड़ा टाइम लेगा लेकिन वो डिजॉल्व हो जाएगा उसमें, मतलब कुछ अलग ही किस्म का था उनका। तो उन्होंने क्या करा, उसको पीस करके ताया जी को दे दिया और बोला कि ये जिस फिल्टर में पानी पीते ना, आपने बताया फिल्टर में पानी पीते हैं, उस फिल्टर में क्या करना, जब ये कहीं बाहर जाए ना घर के बाहर, इनके एब्सेंस में ये फिल्टर खोल करके उसमें डाल देना। तो होगा क्या कि जब ये एक बार वो पानी पी लेंगे ना, यहाँ से मुझे मालूम पड़ जाएगा, फिर यहाँ से मैं अपना नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू कर पाऊंगा। ये स्टेप 1 है, ठीक है। तो बोला कि ठीक है भाई, ऐसे करते हैं यहाँ पे। अब क्या हो कि अपना घर वर में आ गए लोग, चाचा जी अपने घर चले गए, ये अपने घर आ गए। अपने घर आ गए, फिर अगले दिन क्या हुआ कि पारस भैया बोले कि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, आता हूँ, अभी मैगी वगैरह लेने जा रहा हूँ मैं, ऐसे बोले थे वो, मैगी वगैरह लेने जा रहा हूँ मैं, तो आता हूँ थोड़ी देर में। कहा कि ठीक है जा। इतने में क्या किया, ताया जी ने फिल्टर खोला और जो पोटली में जो बांध के दिया था ना बाबा जी ने, वो डाला उन्होंने उस पर, डाल के अच्छे से थोड़ा उसको ऐसे मिक्स करके फिर बंद कर दिया उसको। कहा कि ठीक है चलिए, यहाँ से मेरा काम तो हो गया पूरा, अब बस ये आए और ये पानी पी ले वहाँ पे, सही हो जाएगा। अब सुबह का वक्त था, ब्रेकफास्ट करना चाहिए था, तो इंसान जाके क्या करेगा, आप बाहर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ब्रेड लाएंगे, आप मैगी वगैरह लेकर के आएंगे, है ना, या मेयोनीज वगैरह घर में ख़त्म हो गए तो आप वो लेकर के आएंगे। अगर आप नॉनवेज खाते हैं एग्स वगैरह ले आएंगे, आप ये ले आएंगे, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बोला आपने। इतने में डोर बेल बजती है, ताऊ जी जाके दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं बाहर पारस भैया हैं। अब पारस भैया हैं तो सही, उनके हाथ में जब नज़र गई ना, तो ताया जी देखते हैं कि उनके हाथ में 2 लीटर की पानी की बोतल है। अब वो सोचा कि भाई पानी की बोतल ही क्यों लेकर के आ गए। सही बात है, वो भी घर में यार, मतलब कि घर में पानी का कोई इशू नहीं है, पानी अपना आ रहा है, फिल्टर भरना है तो भर लो आराम से, अलग से पानी को लेकर के आ गए। तो ताया जी ने पूछा कि अरे ये परसों ये पानी क्यों लेकर के आया यार। कहा कि नहीं, मैं पानी फिल्टर वाला नहीं पीऊँगा, मैं ये पानी पीऊँगा मैं यहाँ पे। कहा कि क्यों भाई, क्या हो गया, कुछ पानी गंदा होता है क्या। कहा कि नहीं, मेरा मूड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं ना फिल्टर का पानी नहीं पीना चाह रहा, मैं यही पानी पीऊँगा, ठीक है। तो पापा प्लीज़ अभी मुझे जाने दो अंदर, मैं जाके अभी पानी वानी पी रहा हूँ मैं, और थोड़ा वो कुछ रखा होगा चौकस वगैरह, मैं वो खा लूँगा, मेरा हो जाएगा। ताया जी भी बड़े कन्फ्यूज़ हो गए, लेकिन ठीक है भाई जा। अब जाके पानी वही पी रहे, पूरे दिन उन्होंने वो 2 लीटर का पानी ही पिया उन्होंने। खाना उन्होंने जो था अपना वही खाया, लेकिन पानी सिर्फ वही वाला पिया जो लेकर के आए थे बाहर से, फिल्टर का पानी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। अब ताया जी सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। अब देखा कि यार पानी तो उसका तो फिल्टर ही नहीं खोला वहाँ पे, टूटी नहीं खोली इसकी तो वहाँ पे, करें क्या फिर यहाँ पे। अब क्या हो गया, जो पानी उन्होंने पिया ही नहीं, पहले दिन भी गया, दूसरे दिन भी गया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि ताया जी ने फ़ोन मिलाया, ठीक है, चाचा को फ़ोन मिलाया। कहा कि अरे यार ये तो ऐसे ऐसे सीन हो गए यहाँ पे। अब फिल्टर का पानी भी क्या होता है ना कि आप 2 दिन से ज़्यादा उसको रख नहीं सकते हो, काफ़ी पुराना, तो आपको बदलना भी पड़ता है, तो मजबूरी में उसको बदलना ही पड़ गया वहाँ पे। तो बोला कि यार ये तो हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, करें क्या फिर। तो चाचा जी ने ताऊ जी को बताया कि मेरे साले साहब के साथ जो है ना एक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उनके ना बहुत ही अनटाइमली डेथ हुई थी उनकी, अनटाइमली डेथ, और बड़ी घर में बहुत सारी मुसीबतें आ गई थी। तो क्या था कि एक मौलवी जो थे ना, उनसे कहीं कांटेक्ट कराया था किसी ने बोल के कराया था कि ऐसे ऐसे एक मौलवी है, ज़रा आप उनसे मिल के देखिए, वो जो है आपका कुछ कर देंगे। तो जो साली जी की जो फैमिली जो थी वो वहाँ पे गई, तो जाके बताया कि भाई ऐसे ऐसे सब हो रखा है यहाँ पे। अब उन्होंने क्या किया, वो मैं अब ये कहानी थोड़ी सी अब अलग डायरेक्शन में जा रही है उसी कहानी में, बट थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, ताकि हम वो मौलवी जो है ना, हम उनके क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर सकें, ताकि हमें पता चल जाए कि मौलवी जो है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हमें जो है ना तांत्रिक बाबा के साथ साथ हमें एक और बाबा की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी जो कि इक्वली स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो मौलवी जी जो थे ना, उन्होंने देख करके बता दिया कि हाँ भाई आपके साथ कुछ ऐसा किया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि मैं आपको जो है ना कुछ, मैं आपको जो भूसे टाइप जैसे होते हैं ना, जो गाय को जो चारे खिलाते हैं भूसा टाइप जैसे होता है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि अपने घर के आंगन में हर रूम में उसको वहाँ पे ऐसे डाल देना है वहाँ पे। अब जिस किसी ने भी आपके साथ जो किया है ना, वो उस पर वापस चले जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किया किसने है। वैसे तो मौलवी सब जानते हैं लेकिन वो बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जैसा कहा वैसा उन्होंने किया। तो उनके घर के पड़ोस में एक औरत थी, तो उसका जो है सारा कुछ बर्बाद हो गया, उसके भी पति की डेथ हो गई, उसके भी बच्चे जो उसको छोड़ के चले गए, उसके साथ भी बहुत कुछ बुरा हो गया। तो जो साले साहब की जो फैमिली थी ना, वो उनको पता लग गया कि भाई अच्छे इसने ऐसे ऐसे किया होगा। तो यहाँ से क्या है कि मौलवी कितना स्किल्ड है ना, ये वहाँ पे चाचा जी को पता चल गया। तो चाचा जी ने कहा कि मौलवी से ऐसे ऐसे बात करो आप। तो ठीक है, तो क्या करा कि ताऊ जी ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, तुम और मैं उनसे मिल करके आते हैं। तो ठीक है, अगले दिन ही जो है, कोई ज़्यादा देर नहीं करा, अगले दिन ही ये निकल गए दोनों के दोनों। तो मौलवी जी से मिल करके जब मिले ना वहाँ पे मौलवी जी से, तो मौलवी जी ने कहा कि
आपके बेटे पे जो है ना बहुत ही तगड़ा जादू तो किया है यहाँ पे। और ये कुछ छोटा मोटा जादू नहीं है जो आप मुझे बता रहे हो ना कि आपके तांत्रिक बाबा जिसके पास आप पहले गए थे और उन्होंने जो है आपको चावल वगैरह दिया था, ये ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई टेढ़ी चीज़ नहीं है, ये हम जितना सोच रहे हैं उससे भी ऊपर की चीज़ है ये। अच्छा, आप ये देखें ना कि कहीं ना कहीं ये ताऊ जी और चाचा जी को भी यकीन हो गया था कि पारस भाई के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बात कि जादू किसने किया क्या किया वो सब, जो बात तांत्रिक बाबा ने बोली थी वही बात इन्होंने भी बोली, जबकि दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन ये सेम बात उन्होंने बोली। तो इतना तो यकीन हो गया ताया जी को कि हाँ प्रॉब्लम तो हुई है यहाँ पे। अच्छा, तो मौलवी जी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। आपको मैं 2 चीज़ें दे रहा हूँ। पहली होगी धागा। इस धागे को जो है ना आपको उस भैया के जो रूम है ना, मेन डोर जो होगा उसमें वहाँ पे ऊपर कहीं उसको लटका देना इन द सेंस उसको बांध देना वहाँ पे, ऐसे नहीं कि ऊपर लटकता रहे वहाँ पे, नहीं तो फिर क्या है ना कि उनका शक हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई सी भी गलती हम यहाँ पे करें, ठीक है। तो उस धागे को वहाँ पे बांध देना। और दूसरा क्या करना कि ये धागा जो है ना, ये ध्यान रहे कि ये धागा तब बांधा जाए जब भैया उस रूम में ना हो। भैया जब उस रूम में बाद में एंटर करेंगे ना, उसके बाद जो है मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये अब मेरे जोन में आ चुके हैं, तो यहाँ से फिर मैं अपना काम शुरू कर पाऊंगा। दूसरा उन्होंने दिया कील। अब उन्होंने कहा कि ये जो कील जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, इस कील को आपको जहाँ भैया सोते ना जिस बिस्तर में, उसके गद्दे के नीचे या तो ऐसे लगा दो या तो बेड के नीचे रख दो। ये तो एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपको लग रहा हो कि कहीं कहीं ये कील को देख ना ले, कुछ हो ना जाए ऐसे, तो क्या कर सकते हो आप, अगर आपका बेड लक्कड़ का है, जो कि लक्कड़ का इनका बेड भी था, तो उस पर आप ठोक सकते हो। तो कहा कि ठीक है भाई ये करते हैं वहाँ पे। अब भैया अगेन किसी दिन बाहर निकल गए, ताऊ जी को मौका मिला तो उन्होंने क्या करा, स्टूल पे रख करके उन्होंने चढ़ के और वो जो पर्दे की जो रॉड होती ना उस पे उन्होंने उसको अच्छे से कस के बांध दिया वहाँ पे, फिर पर्दा वर्दा वहाँ पे लगा दिया। तो एक तो वो हो गया वहाँ पे, ठीक है। दूसरा हो गया कील। कील को क्या करा उन्होंने, उसको गद्दे के नीचे बहुत ही अच्छे से खोस के वहाँ पे उसको रख दिया उधर, ठीक है, ताकि दिखे ही ना वहाँ पे। और ये भी नहीं कि सो रहे हो तो कील कहीं चुभ जाए, क्योंकि गद्दा ही काफ़ी मोटा था तो चुभने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। अब इसके बाद क्या हुआ ना, भैया कुछ ऐसा करते हैं जो कि सबके सोच से बहुत परे था। भैया क्या करते ना, उस दिन जब वो बाहर गए थे ना, वो वापस आए नहीं। भैया ने क्या करा, ताऊ जी को फ़ोन किया, कहा कि पापा मैं घर छोड़ रहा हूँ, पापा मैं घर छोड़ रहा हूँ। तो कहा कि भाई क्यों छोड़ रहा है, कहा कि मैं घर के अंदर घुसना नहीं चाहता, मैं इस घर से तंग आ चुका हूँ, मैं जाना नहीं चाहता उसके अंदर। कह रहे भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा है, कहाँ जाके रुकेगा, वो मैं देख लूँगा, लेकिन अभी मैं जो है ना, मैं अब घर के अंदर दाखिल नहीं होऊंगा। बात कहाँ मौलवी जी ने की थी, उस रूम की। भैया क्या कह रहे हैं कि बेटा रूम के अंदर, मैं तो घर के अंदर ही नहीं जाऊँगा, रूम तो घर के अंदर ही होता है, जब घर के अंदर ही नहीं जाएगा बंदा तो रूम के अंदर क्या जाएगा फिर। अब उसके आगे भैया ये कहते हैं कि मेरा जो सामान है ना पैक करके नीचे लेकर के आ जाओ आप। इनका ना थोड़ा ऊपर के फ्लोर में था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड फ्लोर, मैंने वो घर देखा नहीं उनका, तो उसमें रहते थे। कहा कि वो सामान बांध करके आप नीचे लेकर के आओ, मैं ऑटो लेकर के आ रहा हूँ, मैं बाहर से ही सामान लेकर निकल जाऊँगा। यानी कि गेट के अंदर भी दाखिल नहीं हो रहे हैं। हम कहाँ रूम की बात कर रहे थे और कहाँ मैं घर के मेन डोर की बात कर रहा था, ये तो गेट के अंदर ही नहीं जा रहे वहाँ पे। कह रहे घर के बाहर आके मेरे को सामान देके जाओ। अब ये चीज़ हो गई, भैया सामान लिए निकल गए, ठीक है। ताया जी भी बोले, वो भी फेडअप हो गए, बोले कि यार ठीक है यार तू ले सामान जा निकल, ठीक है। निकल गए बाहर को। इसके बाद जो है ना, ताया जी ने मौलवी जी को फ़ोन मिलाया। अब मौलवी जी को जब ये बात मालूम पड़ी ना कैसे कैसे हुआ है, तो बोल रहे हैं कि जितना मैं सोच रहा हूँ ना उससे काफ़ी ऊपर के लेवल की चीज़ है, क्योंकि तांत्रिक भी जो चीज़ करने जा रहे थे ना ये उसको डिफ्लेक्ट कर गए। मैं जो चीज़ यहाँ पे दे रहा था कि भाई ऐसे ऐसे सब हो जाए, सोल्यूशन यहाँ पे हो जाए, एटलीस्ट बंदा रडार में आ जाए मेरे, फिर तो यहाँ से बैठे बैठे मैं काम कर दूंगा, वो उसको भी डिफ्लेक्ट वहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि आप जो भी सोल्यूशन वहाँ पे देने जा रहे हैं ना, वो सोल्यूशन काम करने से पहले ही वहाँ से बच के निकल के जा रहे हैं। ऐसे हो रहा था। जबकि दोनों सीन में, पहले वाले जो मैंने आपको बताया था तांत्रिक वाले में, तांत्रिक रूम में 5 लोग थे, तांत्रिक, चाचा, ताऊ, शिव और शिव का दोस्त। भैया बाहर गाड़ी में थे। अब ऐसा हो नहीं सकता कि गाड़ी में बैठे बैठे उनको वहाँ की बात पता चल जाए। चाचा बताएंगे नहीं, तांत्रिक तो खुद ही बेचारा उसने सोल्यूशन वहाँ पे दिया था, ताए भी बताएंगे नहीं, शिव और दोस्त को तो कोई काम ही नहीं था यहाँ पे, वो निकल गए, उनका उतना कोई जान पहचान भी नहीं था तो वो अपने निकल गए।
एटलीस्ट गाड़ी में तो उनके सामने कोई बात हुई नहीं थी, कहीं नंबर वंबर भी कुछ नहीं, तो कोई चांस ही नहीं था कि भैया को पता चल जाता। भैया फिल्टर का पानी नहीं पिए, अपने अलग से लेकर के आ गए। और मौलवी के टाइम पे जब गए थे ना, तो खाली चाचा और ताऊ गए थे, तो वहाँ पे तो और गारंटीड वहाँ पे कोई चांस नहीं था कि वो बात उनको पता चल जाए। तो ये हो कैसे रहा है यहाँ पे कि हम जो भी सोल्यूशन यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं वो सोल्यूशन को काम करने का मौका ही नहीं दे रहे वो। भैया निकल गए। अब भैया क्या कर रहे हैं कि वो ना ताया जी का फ़ोन उठा रहे हैं, ना प्रियंका का फ़ोन उठा रहे हैं। तो ताया जी ने बोला कि प्रदीप एक काम करो, तुम जो है ना फ़ोन करो, तुमसे जो है ना वो बात करेगा, ठीक है। हम तो घर के अपने मेंबर हो गए, तो ये अपने बहन से पापा से तो बात करेंगे, तुमसे शायद बात कर ले, ठीक है। तो एटलीस्ट तुम इतना पता कर दो कि ये है कहाँ पे। तो प्रदीप ने क्या करा, उनको फ़ोन करा, पूछा कि फ़ोन उठाया उन्होंने, कहा कि हाँ भैया, हाँ प्रदीप बोलो। अरे भैया कहाँ हो यार आप? कहा कि नहीं नहीं मैं हूँ सही जगह पे हूँ मैं। कहा कि नहीं वो अभी ठंड का थोड़ा मौसम चल रहा है ना, तो मम्मी पूछ रही, मतलब कि ताई मम्मी पूछ रही थी कि ठंड वंड लगेगी तो कोई कंबल चादर वगैरह कुछ चाहिए। कहा कि नहीं 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 नहीं, सब कुछ ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है यहाँ पे, मैं जहाँ पे हूँ ना बिल्कुल सही जगह पे हूँ, यहाँ पे सब कुछ है, मैं आराम से यहाँ पे सो जाऊँगा। और पूछा कि खाना वाना? कहा कि अरे खाने वाने की कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। तो इतना समझ में आ गया था कि किसी ठीक ठाक जगह पे थे। अब वो होटल भी हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, घर भी हो सकता है। मतलब दोस्त तो उनके वैसे कोई खास वहाँ पे थे नहीं ऐसे कि किसी दोस्त के घर पे जाकर रुक जाते, तो ऐसा तो कुछ मुझे लगता नहीं ऐसा सीन रहा होगा। उनको भी ये लगता है कि ऐसा तो कोई दोस्त हमने सुना नहीं जिसके घर पे जाके रुक सके। तो गए कहाँ, लेकिन इतना पता था कि हैं वो सिटी के अंदर ही, कहाँ है ये नहीं पता, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। और तब का दिन है और आज का दिन है, तो भैया अभी भी घर जाते नहीं हैं। मतलब ऐसे कांटेक्ट में है पर कांटेक्ट में हैं, लेकिन कांटेक्ट आप उनकी मर्जी से नहीं कर सकते, वो आप अपनी मर्जी से आपको करेंगे कांटेक्ट। अगर ताया जी को फ़ोन करना होगा तो ताया जी का फ़ोन वो नहीं उठाएंगे, वो ताया जी को फ़ोन करेंगे। अगर प्रियंका पारस भैया को फ़ोन करती है, नहीं उठाएंगे। पारस भैया जब फ़ोन करेंगे प्रियंका को तब बात हो सकती है, यानी कि कॉलिंग जो होगी वो पारस भैया की तरफ से होगी। इंसिडेंट कितना पुराना है भाई अभी जनवरी का ही है। ठीक है, मतलब अभी ये जो चीज़ शुरू हुई है वो 2-3 महीने से ही शुरू हुई है। हाँ, और तब से ये चीज़ चलती जा रही है ये। तो इसका सॉल्यूशन कुछ निकालते हैं जितना हम समझ पाए, पर कहानी तो वाकई में दिमाग घुमा देने वाली है। और बाकी जिस तरीके से आपने रेट करते हो, आपने हमें विजुलाइज़ करवा दिया एक चीज़, वो सच में कमेंडेबल है कौशिक जी। तो गाइज़ आई होप आपको भी बहुत पसंद आया होगा, और मैं पर्सनली इंसिस्ट करूँगा कि कौशिक जी का नाम तो कमेंट में ज़रूर बुलाना, क्योंकि ये 6 से 7 स्टोरी यहाँ लेकर आए थे, ऐसा ही था जी। जी बिल्कुल। और ये अभी 2 ही स्टोरी सुना पाए हैं बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशंस। तो इनका आई होप आपको पॉडकास्ट बहुत पसंद आया हो, इन्हें प्यार दें, हम फटाफट इन्हें वापस बुलाएं और फिर से इन्हें पॉडकास्ट पे हमारे सामने बैठे हो, और हम ऐसे ही जिस तरीके से नरेट करते हैं एक ही चीज़ को डिटेल में, फिर दोबारा इस कहानियों का लुत्फ़ उठा सकें। कौशिक जी की आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब भी, वहाँ जाएं, इन्हें फॉलो करें। आपको कोई अपनी स्टोरी अगर इनके तक पहुँचानी है तो इनके आईडी में वहाँ पे एक ईमेल आईडी भी मेंशन होती है, आप वहाँ पर भी अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं, इन्हें डीएम कर सकते हैं, इनका यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर उनको सब्सक्राइब करें, इनकी शॉर्ट्स देखें, वहाँ पर भी स्टोरी नरेट करते हैं, इसी स्टाइल में करते हैं, तो जाएँ खूब सारा प्यार दें उन्हें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टोरी हम तक पहुँचे तो हमारा तो नंबर यहाँ आपको स्क्रीन पर मेंशन हो ही रहा होगा, आप उस पर अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हैं, और हो सकता है फिर अगली कहानी आपके जो मैं नरेट कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप पॉडकास्ट में आए, खुद अपना अनुभव दुनिया के सामने रखें, तो वो भी आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी। और अगले शख्स हो सकता है आप भी हो कौशिक जी की तरह जो यहाँ पे बैठ के अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हो। और जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने माता पिता को प्यार करें, आदर करें, देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें। आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी मज़हब से हैं, उसमें बिल्कुल लीन रहें। आप अपने जिस देवी देवता को, जिन कुल देवी देवता को, जिन इष्ट देव को, ब्रह्म देव को, आप जिसको भी पूछते हैं, उसमें इतनी आराधना रखें कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव रहे कि आपको चीज़ें बिल्कुल भी हॉन्ट ना कर पाएँ। क्योंकि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि इन चीज़ों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। आप बिलीवर हो तो अच्छा है, नॉन बिलीवर हो तो और भी अच्छा है। हमारे चैनल को प्यार देते रहें, चेजिंग शैडोज़ को देखते रहें। आर्यन चौधरी आज यहीं पे साइनिंग ऑफ।